सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। लाड़काना के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक कार्ड दिखा दिया है, सुर्ख कार्ड निकाल दिया है अपने शहर से और वजह बताई है जो अवाम ने चीख चीख के बताया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालिया चंद सालों में 90 अरब रुपए लाड़काना पर खर्च किए। हाल किया है सड़कों का, हाल किया है अस्पतालों का, सरकारी दफातर का। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5 दिन तक लाड़काना में बैठे रहे। कैंपेन उन्होंने खुद चलाई। वहाँ लोग एड्स से मरे हैं, कुत्तों के काटने से मरे हैं, डेंगू से बेशुमार लोग अस्पतालों के अंदर हैं। पूरे सिंध में बुरा हाल है। लेकिन लाड़काना में चूँकि PS11 के इंतखाबात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आबाई इलाका है जहाँ से लाजमी जीतना होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन कारकर्दगी ठीक नहीं है, ग्रुपबंदी है, बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुपबंदी है और ग्रुपबंदी का नतीजा ये आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई। मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, ब्यूरोक्रेटिक जो नाअहली है उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बहुत मायूस किया है। एक नए चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही घर के अंदर बहुत मायूस हैं। सूरत हाल है क्या लाड़काना की, मैं चाहूँगा चंद आपको ऐसी झलक दिखाऊँ, आके लोगों से सुनवाऊँ। और फिर एक चीज़ और आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11-12 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है और जो बजट उसने अप्रूव किए हैं 12 सालों में, उनकी जो मालियत टोटल बनती है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना पैसा सिंध में खर्च किया गया। 7,191 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध पर खर्च किए। हाल क्या है, बुनियादी शहर जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद दफन हैं, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दफन हैं, वहाँ सूरत हाल उस शहर की है क्या, लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। पीपल्स पार्टी की जो शिकस्त हुई है अपने गढ़ में, उसकी वजूहत यही है कि लाड़काना की आवाम बहुत ज़्यादा बेजार हो चुकी थी और लाड़काना की आवाम को जो इन्होंने खिदमात सरअंजाम देनी थी वो ना दे पाए। यहाँ पे कोई ऐसा पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं हुए लाड़काना में जो आवाम उनसे राज़ी हो। सारी आवाम उनसे तंग है। पीपल्स पार्टी ने हमें नाराज़ किया है, कोई काम नहीं किया है। सर आप देखें सर, लाड़काना में यूसी मदीना कॉलोनी हमारे गांव में देखें, वहाँ पे क्या कंडीशन है। ट्रांसफार्मर खराब होता है, 1-1 रुपया करके हम खुद बनाते हैं। सर क्या थी काम कोई भी नज़र नहीं आता है, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है उसकी कमीशन है, बाकी तो काम कहीं भी नहीं है। और अच्छा हुआ पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। और ये जो है ना काम तो करते ही नहीं हैं, पता ही नहीं तो कौन सा इन पीपल्स पार्टी का रहनुमा है। इधर कोई भी इधर का नहीं है, सब बाहर का है। एक है वो भी इधर रहता ही नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी की शिकस्त की वजह है, उसका मेन सबब ये, एक तो जो कैंडिडेट ने खड़ा किया था वो एक नया बंदा था। बेसिकली बंदा अच्छा था लेकिन नया बंदा था, लोग उनको जानते नहीं थे, एक तो वजह ये भी थी। और दूसरा उन लोगों ने काम इतना खास कोई किया नहीं है जिसकी मेन वजह वो हारे हैं। जो बाकी अब यहाँ तो आज़ाद ये लोग जो है ना पता नहीं किस को चाह रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो वजह है मेन ये, उसने काम नहीं किया है। लाड़काना के लोग मुतमईन नहीं हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है, पूरे सिंध के अंदर बहुत सूरत हाल गंभीर है। लेकिन लाड़काना को तो आइडियल सिटी होना चाहिए। इसलिए आइडियल सिटी होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है और लाड़काना में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। भुट्टो फैमिलीज़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत इजलास होते हैं। वहाँ पे अस्पतालों की सूरत हाल बहुत बुरी है, सड़कों की सूरत हाल आपने देखी, गलियों की सूरत हाल, लोगों के घरों के अंदर पानी होता है। इस कैंपेन के अंदर बहुत सारा ऐसा फुटेज भी था जहाँ आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा वोट मांगने के लिए कैंपेन की सूरत में गई। वहाँ लोगों ने आवाज़ें लगाई, उनके ऊपर आवाज़ें इस बात पर लगाई कि पहले गलियों से ये गंदा पानी निकाला जाए। गलियों के अंदर गंदा पानी, कितने पैसे खर्च होते हैं।
ये गलियां ठीक करने में कितना पैसा खर्च होता है, सीवरेज का निज़ाम ठीक करने में कितना पैसा लगता है, कितना वक्त लगता है। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट, गवर्नेंस, उनकी हुकूमत की इतनी पुअर क्यों है? आखिर वजह क्या है? क्यों मौका मिला है दीगर जमातों को वो इत्तेहाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके घर में ही हरा दे? नया कैंडिडेट हो या पुराना कैंडिडेट हो, जमील शुमरो साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सेक्रेटरी हैं, उस्ताद हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। उन्होंने अपना बेहतरीन बंदा लेकर आए। अब मामला क्या है, सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वफाक के अंदर तो मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन लाड़काना ने उन्हें हरा दिया है। एक ऐसी पेशकश है कि जिसके ऊपर बात हो सकती है और जमहूरी ताकतें हमेशा कोशिश करती हैं मुज़ाकरात करें। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, बड़ी कामयाबी भी हासिल की है मुज़ाकराती टीम जो है JUIF की, उसके रुकन भी हैं राशिद महमूद शुमरो साहब, सिंध के सरबरा भी हैं, लाड़काना से वीडियो लिंक पर मौजूद है। शुमरो साहब, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, हुकूमती वज़रा ने बैठकर एक पैगाम दिया है। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है और हुकूमत के साथ आपकी कमेटी बैठकर बात कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पर मुझे लिया, और एक शिकवा भी करता हूँ कि आधा घंटा शायद आपने मुझे परवेज़ खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने के लिए बिठाए रखा। आजकल हम परवेज़ खटक साहब से ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो मैं अब उस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहूँगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं। सबसे मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जो अहम बात थी परवेज़ खटक साहब की, वो एक बात थी जो शायद आपने नोट नहीं की लेकिन मैंने नोट की है। परवेज़ खटक साहब ने फरमाया कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुड न्यूज़ है कि अभी 27 माह अक्टूबर से पहले वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं वो उस पर संजीदगी के साथ गौर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। शुमरो साहब, उन्होंने तो ये बहुत खुल के कहा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, इस ओहदे पे कोई और बात नहीं हो सकती। शायद आप मिस कर गए, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के ओहदे पे कोई बात नहीं हो सकती पाकिस्तान। हाँ, लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया दिलचस्प है। हाँ, मैं अभी ये रेस्पॉन्ड करना चाहता हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। जी। परवेज़ खटक साहब ने जो बातें की मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। काश के उनकी कंटेनर वाली तकरीरें उठा के अभी आप चला देते तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1-1.5 साल गुजरा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है बातों में। वो कह रहे थे कि 2018 के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। तो कोई परवेज़ खटक साहब को बता दे कि BRT वाली तबाही अब पूरे मुल्क के अंदर आ गई है। अब जी नया पाकिस्तान के अंदर कौम हैंड टू माउथ पे थी, मजदूर कमाता था, वो अब फैक्ट्री से निकला है। पाकिस्तान के अंदर 1 साल आपके दौरे हुक्मरानी के अंदर 10 लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं। ये फर्क है 2018 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में कि आप हैंड टू माउथ से अंडों पर, कट्टों पर, मुर्गियों पर ले आए, अब उससे लंगर पर ले आए। हमारा एजेंडा यह है कि आप कहीं लंगर से हमें यतीम खाने या एदी सेंटर न ले जाएं। हम यतीम खाने और एदी सेंटर से कौम को बचाना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मोदी को खुश करेंगे तो बात नहीं करेंगे। हजरत अभी जरा वो क्लिप तो चला दें। मोदी के इंतखाबात के दिन एक तरफ वजीर आजम इस्लामाबाद में तकरीर कर रहे थे, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब सक्खर के स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, और मौलाना फजलुर रहमान मोदी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। और इमरान खान साहब ये तकरीर फरमा रहे थे कि मोदी के जीतने के लिए दुआएं कर रहा हूं, अगर मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। हमसे आप ये कहते हैं कि हम मोदी के यार हैं, दुआएं आपने की मोदी के जीतने की, और इल्जाम हमारे सर पर लगा रहे हैं। सुमरो साहब, एक और चीज मैं चाहूंगा, इस सारे मामले पे आप टेबल पर बैठेंगे हुकूमत के साथ, मुज़ाकराती टीम के आप मेंबर हैं, वो 3 रुकनी टीम जो है JUIF की, उसके आप मेंबर हैं, आप हुकूमत के साथ बैठेंगे?
देखें, हम इस्तीफा ले आए इमरान खान साहब का, उसके बाद जरूर बैठेंगे। हमारा इब्तदा आगाज मुज़ाकरात का इस्तीफे से होगा, लेकिन मुझे जरा काइंडली 1 मिनट दे दें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस प्रोग्राम का हिस्सा समझता हूं। मैं आधे घंटे तक सुनता रहूं, तो अब जरूरी है कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आवाम तक जवाब भी पहुंचाऊं। उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन, अब उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है जिस इश्यू को लेकर अपोजिशन बात हमारे साथ करे। तो भाईजान, अपोजिशन के पास सबसे बड़ा इश्यू यह है कि आपने 4 हलकों की बात की थी। अपोजिशन 25 जुलाई के दिन से, ठीक है, JUI का लीडर ऑफ द अपोजिशन बलोचिस्तान में, KPK में, गिलगित में 18 सीटें कौमी असेंबली में, 4 सीटें सेनेट में, हमें छोड़ें, 1 करोड़ वोट लिए हैं नून लीग ने। सिंध में गवर्नमेंट बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे साथ नून लीग 1 करोड़ वोट लेने के बाद पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने के बाद कह रही है कि 25 जुलाई को दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल काली थी। हम पूरी दाल जो काली, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आपने क्या किया लाड़काना में? आप खुद वहां बैठे रहे, जश्न मनाया, आपने पीपल्स पार्टी को लाड़काना में हरा दिया। तो इसी पे तो आप हमें क्रेडिट दें, जहां जिसको गलत समझते हैं वहां उसका मुकाबला करते हैं। फिर आप मौलाना फजलुर रहमान को यह न कहें कि वो जरदारी लीग को छुड़ाने के लिए निकल रहे हैं, वो पाकिस्तान को छुड़ाने के लिए निकल रहे हैं, और उसका अमली मुजाहिरा आपने लाड़काना में देखा है। जहां तक बात की है परवेज खटक साहब ने कि मौलाना फजलुर रहमान अगर बातचीत नहीं करेंगे तो अफरा तफरी होगी। अरे भाई, अफरा तफरी की बातें आप कर रहे हैं, परवेज खटक अफरा तफरी की बातें कर रहा है। क्या वजीर आजम इमरान खान ने पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट आ गए, बड़ी तसल्ली से हमने चीजें बताई। मैं चाहूंगा प्रोग्राम में एक और गेस्ट लाहौर से शामिल कर लूं, माहिर माशिया ख्वाजा साहब। हारून ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे बहुत सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सुमरो साहब, उन्होंने बहुत दिलचस्प अंदाज के अंदर जो खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर अपना पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, फैक्ट्रियों से बाहर आए हैं इस हुकूमत के होते हुए। यहाँ महंगाई का बहुत बुरा हाल है, मईशत बहुत बुरी सूरत हाल के अंदर है। हम फिगर्स का जो है ना, अजनबी लोग हैं पाकिस्तान में जो मईशत को चला रहे हैं, उनका एक फिगर्स का एक धंधा है, वो सामने रखते हैं। उससे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, गलत हो रहा है, क्लिप्स बड़े अजीब से आते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को, इसकी डायरेक्शन को देख क्या रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशी सूरत हाल तो सबके सामने है, और मेरा तो मैं आपके प्रोग्राम्स में आके अक्सर कहता रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इकॉनमी की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल बहुत से अच्छे फैसले भी किए गए हैं इस हुकूमत ने, लेकिन जो तरीक़ाकार है मैं नॉट नेसेसरीली मैं उससे शायद एग्री नहीं करता, शुरू से नहीं किया, और मैं आपके प्रोग्राम में भी ये वाज़ह करते आया हूँ। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने इकॉनमी की डायरेक्शन को चेंज करना है, उसकी रूट्स को चेंज करना है, तो वो एक सडन जर्क जो है वो दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर सडन जर्क के साथ कभी भी ये इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील नहीं किया जाता। उसको प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है। इसके अंदर महीने और कुछ साल, चंद साल भी लग सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नी जर्क रिएक्शंस हैं। एक टीम बाहर से, पहले तो उनकी अपनी एक टीम थी, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी, फिर बाहर से एक टीम आ गई जो बड़े काबिल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हालात से आप मैं समझता हूँ कि वो अजनबी हैं बिल्कुल, और उनको क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, वो मैं बार बार फैसल भाई आपको याद होगा मैं कहता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स की वही किताबें हैं, बैगन फिशर वगैरह, जो हमने भी पढ़ी हैं, हम भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान में आके काम नहीं किया, 10, 20, 30 साल से इस यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, और समझा नहीं है कि इसके अंदर की क्या, किस तरह इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है इकॉनमी की, ये चलती कैसी है, इसका अपना एक मिजाज है। दुनिया का हर मुल्क डिफरेंट होता है, उसमें आप बाहर से पैराशूट करके वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, पहले भी कह चुका हूं कि देखें, आप वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को भी ले लें तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है।
आप दुनिया की किसी भी सिविलाइज कंट्री, ये जो डेवलप कंट्री उसमें चले जाएं तो सबसे, चाहे वो लेफ्ट का माहिर माशियात हो या राइट का इकोनॉमिस्ट हो, उसकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन तमाम ममालिक के अंदर 2 से 3% के अंदर इन्फ्लेशन आज भी उसी टारगेट को सामने रख के प्लानिंग की जाती है। तो पाकिस्तान में तो हमारी पॉलिसी कुछ समझ नहीं आ रही है कि इन्फ्लेशन हमने खुद क्रिएट की है, और आप यकीन करें ये पाकिस्तानी इन्फ्लेशन नहीं है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये वो इन्फ्लेशन है जो कि डिवैल्यूएशन की वजह से आई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिवैल्यूएशन करके उन्होंने गलत काम किया है, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली जो करनी चाहिए थी, एकदम नीजर करके उन्होंने तो बिला वजह फिर इसका मतलब ये है कि जो हम इस मुल्क के अंदर धरना देख रहे हैं और हम JUIF की एक परेशानी देख रहे हैं पाकिस्तान को, जो भी सुमरो साहब ने कहा कि जो लग गए दस्तरखान लगा दिए हैं, अब अगले मरहले के अंदर का यतीम खाने में ईदी सेंटर ना ले जाए, उसको रोकने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर तो ये डायरेक्शन ठीक लगती है। सुमरो साहब आप तो फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ख्वाजा साहब जो फरमा रहे हैं। ख्वाजा साहब ने जो बात की, शुक्र है कि अब ये बात पूरी कौम को समझ आई है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी एजेंडे पे नहीं हैं, फ़ॉरेन के एजेंडे पे हैं। ये आपने एक तकरीर सुनी थी, आपको याद होगा, कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान साहब ने कहा था कि रोज़ाना नवाज शरीफ और जरदारी के दौरे हुकूमत में 200 अरब रुपए की करप्शन होती है। भाई वो चोरों की हुकूमत थी, डॉलर सस्ता था, चोरों की हुकूमत थी, पेट्रोल सस्ता था, जी रोजाना चोरों की हुकूमत थी, गरीब हैंड टू माउथ 2 वक्त का खाना खाता था। अब तो आप जो है माशाल्लाह ऐसे मलाइक आ गए हैं हुकूमत में, मदीने की रियासत वाले आ गए हैं। अब आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा भी ले लिया, आपने हर रोज 200 अरब रुपए की करप्शन भी बंद कर दी, उसके बावजूद मुल्क क्यों नीचे जा रहा है? हम यही कह रहे हैं कि करतारपुरा के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी सूरत हाल तक आलमी एजेंडा इन्वॉल्व है, जो इस मुल्क को खुदा न खास्ता तबाही के धाने पर लेके जाना चाहता है। परवेज खट्टक साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा अगर मुल्क को नुकसान पहुंचा तो भारी जिम्मेदारी अपोजिशन पर होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरखास्त करते हुए कम नजर आ रहे थे, धमकियां देते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। तो मैं परवेज खट्टक साहब को कह रहा हूं कि रौब दाब की जबान न हमने सुनी है न मानी है। खट्टक साहब ये रौब दाब अपने पास रखें, हम 27 तारीख को निकल के भी दिखाएंगे, 31 को इस्लामाबाद भी पहुंच के दिखाएंगे, और ये भी बता दूं न पार्लियामेंट पर हमला होगा, न PTV पर हमला होगा, न सिविल नाफरमानी की बातें होंगी, न टूल टैक्स का जो है वो हम जो है वो मुखालिफत करेंगे। जिस तरह 15 मिलियन मार्च हमारे पुरअमन थे, फजलुर रहमान साहब पर 3 बम ये पुरअमन मार्च मैंने हो रहा है, वजूहात जो आपको बताई सुमरो साहब ने, वो सुमरो साहब माशी सूरत हाल पर मुझे पूरा करने दें, मुझे पूरा करने दें। नहीं सुमरो साहब, मैं प्रोग्राम का फैसल अजीज साहब मुझे चले कहिए सुमरो साहब। मैं सिर्फ ये बात क्लियर करना चाहता हूं, हम पुरअमन इस्लामाबाद आएंगे, पुरअमन एहतजाज आईनी हमारा हक है, आईनी हक हमसे न छीना जाए। 140 की आप बात कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद, क्या इमरान खान जब आ रहा था तब ये ऑर्डिनेंस नहीं था, तब ये कानून नहीं था? वो कैसे पहुंचे? मैं ये कह रहा हूं अगर हमारे पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका गया तो कराची से गिलगित तक छोटे बड़े शहरों में धरने होंगे, कराची से गिलगित तक छोटे शहरों में धरने होंगे अगर एहतजाज का रास्ता रोका गया। कंक्लूडिंग मैं चाहूँगा रिमार्क्स, माफ़ी चाहता हूँ प्रोग्राम के अंदर बीच में लाइव कट्स थे, लेकिन ख्वाजा साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी की सही डायरेक्शन का इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है? मैं जल्दी से आपको इसका सलूशन बता देता हूँ। आई होप कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, डिसीजन मेकर, इसको सुन रहे हों। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो फॉरेन एजेंडे के ऊपर हैं। मौलाना साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो हमारे हीरो रहे हैं, सबके हीरो हैं। उनकी पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उनकी पाकिस्तानियत और उनकी पैट्रियटिज्म पे शक नहीं किया जा सकता। और ना ही मैंने ये कहा है कि जो अभी हुकूमत की टीम है वो किसी फॉरेन एजेंडे पे, अलबत्ता मैंने ये ज़रूर कहा है कि वो बाहर से आए हैं, पाकिस्तानी हैं। आई एम श्योर वो भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। आपने सोल्यूशन की बात की, और मैं सियासत में ऑब्वियसली बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। अच्छा, सोल्यूशन की बात देखें, मैं फैसल भाई आपको बहुत कंसाइज करके बताता हूँ जल्दी से, होपफुली ये समझ आ जाए लेमैन को भी। पाकिस्तान के अंदर जो इनकम आती है
वो आती है 20 अरब डॉलर रेमिटेंसेस से जी। वो आज के रेट में तकरीबन 3200 अरब रुपया बनता है। इतना ही अनऑफिशियली आता है, यानी कि 6400 अरब रुपया जो है वो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज भेज रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है 3200 अरब 1600 अरब वो आता है लोन्स, एड्स, ग्रांट्स वगैरह। तो ये तकरीबन 8000 अरब बन जाता है और टैक्स आपका इकट्ठा होता है तकरीबन 4000 अरब। तो टोटल 12000 अरब की इनकम आ रही है एक साल के अंदर, जिसमें से टैक्स जो है वो सिर्फ 1/3 है। 2/3 जो है वो रेमिटेंस और लोन्स हैं। ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, ये पैसा कहाँ जाता है ये लोन्स और रेमिटेंसेस का? वो तो आप बिजनेसेस से ले रहे हैं जो डिक्लेयर्ड बिजनेसेस हैं, ये 4000 अरब टैक्स। ये जो बाकी है ये कहाँ जाता है? तो ये गवर्नमेंट के थ्रू जाता है, या ये जाता है रियल एस्टेट में, या ये करप्शन में जाता है, बेनामी अकाउंट्स में जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि करप्शन अच्छी बात है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन अगर आप ये 2/3 मईशत रियल एस्टेट को भी बंद कर देंगे और जो दूसरा पैसा आ रहा है वो जहां पार्क होता है उसको भी बंद कर देंगे, तो जाहिर है इकॉनमी का तो ये हाल होना है। वो 2/3 यानी कि वो 1/3 रह जाएगी इकॉनमी। ये हुआ है पाकिस्तान की मईशत के साथ। सोल्यूशन ये है कि इमीडिएटली, आपके पास वक्त नहीं है, कभी डिटेल में हुआ तो बात करेंगे। सोल्यूशन ये है कि आपको मेरी बात याद रखिएगा फैसल भाई, इसको रिकॉर्ड करके रख लें, आपको दोबारा प्ले करना पड़ेगा। आपको एक और एमनेस्टी स्कीम देनी पड़ेगी, एक और ये तमाम ब्लैक वेल्थ जो है ये वापस आए। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे इक़दाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है। सूरत हाल बहुत क्लियरिटी बढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही दानिशमंदा स्टाइल के अंदर उन्होंने सियासत की है, बहुत ही सियासी बसीरत का ऐसा मुजाहरा किया है कि हुकूमत तो हुकूमत अपोजिशन की पार्टियों को भी तिकनी का नाच नचाया हुआ है। किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे आपने सुना सुमरो साहब की गुफ्तगू कि वो 27 तारीख को पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, 31 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर धरना देंगे। अगर हुकूमत ने रोका तो फिर पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत चाहती है कि डायलॉग हो, लेकिन डायलॉग का रास्ता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।